अगर आप सिंसियर हो और आप अपने जेईई मेंस को लेकर के 2026 को लेकर सिंसियर हो, तो आप सारे क्वेश्चंस पहले से रेडी रखो, सर से पूछना। आपके ग्रुप में एटलीस्ट 1-2 सवाल तो आ ही जाने चाहिए थे कि सर ये वाला कैसे होगा या इसमें कुछ इशू है। 1-2 बच्चों ने मुझसे पूछा कि एरर एनालिसिस का मेथड, एरर फ्रैक्शनल एरर का क्वेश्चन पूछा, ये फ्रैक्शनल एरर क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैंने उनको बताया। हालांकि क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं था। एक क्वेश्चन तो मुझे लगा कि शायद आप लोग नहीं कर पाए होगे, इंटीग्रेशन वाला, लेकिन हाँ सर, ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसमें इंटीग्रेशन क्या था, उसमें बस होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लग बस एग्जैक्टली होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगा लेना था उसमें। हाँ बस ये वाली चीज नहीं है। 2 आ रहा था उसका आंसर। बाहर के चैप्टर से आगे थे जो पढ़े ही नहीं था। नहीं बेटा, कोई भी ऐसा बाहर के चैप्टर से नहीं आया था, सब उसी के आपकी पूरी फिजिक्स की बुक से ही चैप्टर आया। बस ये था कि 12th क्लास की कुछ क्वांटिटीज दे दी गई थी, कैपेसिटेंस वगैरह, तो वो आपको पढ़ना था। अपने मॉड्यूल से पढ़ना था उसको, आपको अपने मॉड्यूल से देखना था कि क्या है। एक बच्चे ने तो ग्रुप में मुझसे पूछा भी था, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी डायमेंशंस, तो मैंने पूरी शीट भेज दी थी कि देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जिसमें कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, आपका चार्ज हो गया, आपका परमिटिविटी हो गई, परमिएबिलिटी हो गई, वो सब दे रखा था। उसको आप लोग पढ़े ही नहीं। ऐसे थोड़ा ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा बेटा। मुश्किल चीजों को थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के करो, लेकिन करो, है ना बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। टेस्ट में तो ठीक आए हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से अभी आप दिसंबर चल रहा है उस हिसाब से नंबर नहीं आए, उस हिसाब से नंबर ज्यादा। सर मेरे पास मार्क्स ही नहीं आए पेपर के। मार्क्स नहीं आए आपके? क्यों नहीं आए भाई? आप अपने कोऑर्डिनेटर से बोलो, जिस ग्रुप में आपके कोऑर्डिनेटर है उनको मैसेज करो, बोलो कि क्यों नहीं ये मार्क्स आए मेरे, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक मोशन का 4th लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर मोशन। हाँ बेटा। सर इसमें सर फॉर्मूला नहीं है क्या? किसमें? जो आप पढ़ा रहे हो 1D में। इसमें कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला एक है, लेकिन उस फॉर्मूले को लगाने में भी दिक्कत आएगी। अभी तुमको भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना है। कौन सा फॉर्मूला है सर? इक्वेशन ऑफ मोशंस के फॉर्मूले v = u + at ut + ½ at square u² - v² - u² = 2as, यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन लगा पाओगे तो इंपॉर्टेंट है उसमें। सर 1D में तो बहुत क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चंस बहुत है, फॉर्मूला वही लगेगा। नहीं सर, फॉर्मूला वही u + at का फॉर्मूला लगेगा, और वही फॉर्मूले भी बहुत है सर। तो टेस्ट में फिर थ्योरी आएगी ना पूरी? थ्योरी नहीं आएगी, एप्लीकेशन आएगा। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल, वो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल, इस पे तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। तो ऐसी बात कर रहे हो, फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले वही 3 है, उसी 3-4 फॉर्मूले को कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है यहाँ पे हमको। हाँ वही तो बोल रहा हूँ सर, 3-4 फॉर्मूले है ना, तो उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है। हाँ तो सर अप्लाई करने के लिए अभी तक 3 लेक्चरों में सर फॉर्मूले नहीं देखे मैंने तो। अभी आएगा ना, अभी तक आप सर पूरी थ्योरी को क्या समझा दिया, उसमें फॉर्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं। 2 स्पेशल केस पढ़ा दिए मैंने, कॉन्सेप्ट और वेलोसिटी क्या होता है, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो सर उसमें भी तो वेलोसिटी निकालनी है सर, उसमें भी तो वेलोसिटी निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी। नहीं, इतना आसान नहीं पूछेगा। वेलोसिटी निकालनी होगी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा जैसे आप सोच रहे हो कि आपको डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड निकाल, ऐसे नहीं पूछ देगा। अभी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पूछ रहे हो तो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगा। और अच्छे क्वेश्चन इस बार लेके आया हूँ, हल्के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ठीक है। सर मॉड्यूल से उठाया करो 1-2 क्वेश्चन। मॉड्यूल्स उठा के लगाओ, सारे के सारे आपके अच्छे क्वेश्चन है। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मॉड्यूल आपका अपना लगाना है। और यहाँ मुझसे क्या सीखना है कि क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है, ये मुझसे सीखने आया हूँ, ठीक है। अप्रोच मुझसे सीखो और खुद जाके आप घर पे मॉड्यूल लगाओ। अप्रोच भी सीखो। तो सोचते हैं कि सर हम तो सोचते हैं कि मॉड्यूल ऑफलाइन मिलेगी, यहाँ पे तो ऑनलाइन मिल रही है सर। कितनी देर तक फोन में? ऑनलाइन मिल रही है ना, तो आप ऑनलाइन से पढ़ के निकाल के दिखा दो। देखो नॉलेज या पढ़ाई जो होती है ना, नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी का मोहताज नहीं होती। मोहताज समझ लो, किसी पे डिपेंड नहीं होती है कि ऑनलाइन मिलेगा तभी कर पाएंगे, ऑफलाइन मिलेगा तभी कर पाएंगे। अगर आप करने वाले हो तो आप ऑनलाइन भी कर लो, आप करने वाले हो, आप नहीं करने वाले हो तो ऑफलाइन भी नहीं कर पाओगे, उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ इशू आता है, आई अंडरस्टैंड,
लेकिन हमारे पास जो आप बच्चे हो ना, वो डेडिकेटेड बच्चों का हम सोच करके कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जितने बच्चे हैं V4 में या V3 में डेडिकेटेड बच्चे हैं। कोई तो चीज रोकने वाली नहीं है कि हमको ऑनलाइन रोक देगा, हमको ऑफलाइन रोक देगा, नहीं। आपको सारी चीजें ऑनलाइन अभी मिल रही हैं, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं हम ये छोड़ करके हमको दूसरा चाहिए, है ना। हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको स्टार्टअप दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं भाई दाल रोटी दे रहे हैं, आप कह रहे नहीं नहीं हमको दाल रोटी नहीं चाहिए, हमको मटन चाहिए। भाई अभी आप अपनी भूख मिटाओ, पहले खाना खा लो, पेट भर के ले लो, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मॉड्यूल भी दे दिया जाएगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लो। सर सर फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल भी तो है। तो मैथमेटिकल टूल आप लोगों ने पढ़ा नहीं, अभी अब दिसंबर तक आ गए, अब उसमें मैथमेटिकल टूल आप लोग को तो आ जाना चाहिए। वेक्टर्स क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है। सर मैंने आपसे बोला था सर वेक्टर का एक लेक्चर लगाओगे आप, आपने बोला था हाँ लगवा दूंगा मैं एक लेक्चर। अब लेक्चर तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी एट द मोमेंट आपका रेक्टिलिनियर मोशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप एक काम करो बेटा, ऐसा इशू हो रहा है, आप एक काम करो, आप किसी दिन ना मुझे बोल दो कि सर, आप लोग आपस में डिसाइड करके बोल दो सर हम इस दिन खाली हैं, संडे या सैटरडे या किसी भी दिन आप बोल दो इस दिन खाली हैं, आप हमारी इस दिन क्लास ले लीजिए। मैं उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में आपको वेक्टर्स पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा। तो सर आप कल ऐसा करिए, 5 या 6 बजे लगा दीजिए। चलिए ठीक है, हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद बता देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़े। सर वो जो टेस्ट था उसमें जेई के क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू वाले आए थे क्वेश्चन। हाँ, एक आध क्वेश्चंस तो मुझे पीवाईक्यू के दिखे, और भी मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी थे। 2 क्वेश्चन तो मुझे पीवाईक्यू के साफ साफ दिखे। एक था वो था एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ईवीटी में रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, वो तो मुझे पीवाईक्यू दिखा। अच्छा सर, और पीवाईक्यू 2-3 क्वेश्चन दिखे मुझे, सारे तो नहीं थे लेकिन क्वेश्चंस पीवाईक्यू के थे उसमें। मतलब एकदम जेई जैसा था। अरे हाँ बेटा, एकदम जेई जैसा था। जेई के लिए पढ़ाई करेंगे तो जेई जैसा ही रहेगा। सर कल सुबह लगा लो क्लास 5 बजे। हाँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आप लोग बताना कि सर इस टाइम हम करें कि नहीं करें। ठीक है, वेक्टर नहीं आता तुमको अमर सिंह मीना? सर आता तो है पर थोड़ा बहुत और भी हो जाएगा सर, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता? नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को बस। डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन अगले साल होगा हमें मैथमेटिक्स में। सर इंटीग्रेशन नहीं आता। और किसी को? मुझे 2-3 ही बच्चे दिख रहे हैं, और किसी को नहीं चाहिए ना? इंटीग्रेशन में थोड़ी होती है दिक्कत। हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते करवा हैं। देना सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सर क्लास के एंड के बाद जितनी क्वेरी होगी हम उसको एंटरटेन करेंगे। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे थे, हालांकि आज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखेंगे, आज हम थोड़ा ग्राफ देखेंगे। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ग्राफ्स होगा। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा। और फिर आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये हम आज कवर करेंगे। अब अगर मैं आपको बात करूं, अरे हाँ यार, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। अब जो आज वाले टॉपिक वाला पढ़ाऊंगा मैं ना, उसके क्वेश्चंस मैं आपको कल इंक्लूड करके बता दूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है और डिफरेंस पर बेस्ड है। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको स्लाइड में बता दूंगा कि एग्जैक्टली कितने क्या क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो रिकॉल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा दिया था, और आपको साथ ही साथ एक्सेलरेशन पढ़ा दिया था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ा दिया था और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिया था। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं ये बता देता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब, तो जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा देन इट इज नॉट नेसेसरी। इसका जरूरी मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है बॉडी इज डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही होगा। ठीक है, इसका अदर एग्जांपल है आपका, इसका दूसरा एग्जांपल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये काम हो सकता है, या पैराबोलिक मोशन में भी ये काम हो सकता है। क्या मतलब हुआ
आपको लग रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फिक्स है तो मोशन ऐसे ही रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी ऐसे 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 मूव करेगी। नो, दिस इज द केस। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक स्पेशल एक और भी केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर टाइम पर एट ईच एंड एवरी टाइम एंड एवरी पोजीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी नीचे की तरफ 9.8, जी नीचे की तरफ 9.8, जी नीचे की तरफ 9.8। तो ये लास्ट क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तो है ये वाला, लेकिन यहाँ पे जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। और यहाँ सर लाइन पाथ है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन है, पूरी जर्नी में 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और राइट साइड ही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन फिक्स है तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। इसके अलावा हम दूसरा केस भी देखते हैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा भी यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ मौजूद है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है, लेकिन तब भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। किस टाइप का मोशन है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब रिकॉल टेस्ट ये हमने आपको करा दिया था, रिकॉल टेस्ट आई गेस कि आप लोग को नहीं करा था ये रिकॉल टेस्ट, ये क्वेश्चन करा दिया था क्या आप लोगों को? यस। जल्दी बताइए। नो सर। नो सर, नो सर। क्वेश्चन आपको करना है, ये हॉर्स राइडर कवर कर रहा है आधी डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें, जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसमें आधा टाइम 10 मीटर की, हाफ द टाइम, आधा टाइम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और आधा टाइम 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो यानी कि बॉडी ने ऐसे कोई मोशन किया ए से बी तक। अब ए से बी तक मोशन में इसने आधी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, आधी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस बी है, आधी डिस्टेंस हम मान लेते हैं b/2। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है b/2, जो आधी डिस्टेंस है, वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। अब जो बचा इस पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद अब जो डिस्टेंस बची उसमें आधा टाइम, आधी डिस्टेंस नहीं, उसमें आधा टाइम चलता है कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आधा टाइम चलता है, और फिर आधा टाइम कितनी स्पीड से चलता है भैया? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो आधा टाइम को मान लेते हैं टी, और उस दूसरे वाला आधा टाइम भी एग्जैक्ट सेम आधा टाइम टी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में है क्या डायग्राम सही बच्चों को? यस सर। स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा गया है, आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी जल्दी बता नहीं रहे आप लोग? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? बी। अब टोटल टाइम निकालना है हमको। भैया ये टाइम टी पता है, ये टाइम टी पता है, यहाँ टाइम ए से लेकर सी पॉइंट तक जाने में जो टाइम है वो मुझे नहीं पता है, तो वो टाइम मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितनी कवर किया, और ए सी तक स्पीड कितनी कवर किया, स्पीड कितनी थी? हाँ, तो हमको पता है टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला नहीं है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो होता है। यस सर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? b/2, और स्पीड कितनी है? b/2 और स्पीड कितनी है आपकी? 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा b/10। करेक्ट? यस सर। हाँ, तो हमारे पास टोटल टाइम हो गया b/10 ए से सी तक जाने में, फिर सी से आधा कवर, इसको भी डी नाम दे देते हैं हम, कि सी से डी तक आधा टाइम चला है 10 की स्पीड से, तो टाइम कितना हो गया? टी। फिर डी से बी तक आधा टाइम चला है, कितना टाइम हो गया? टी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया एवरेज स्पीड डी अपॉन b/10 प्लस टी प्लस टी कितना हो गया आपका? 2t हो गया। यहाँ तक बात सभी स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। अब अगर हम आगे बात करें, एक मिनट, अब अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा? अब आपको ये पता है कि जो सी से डी तक हमें क्या क्या दे रखा है? सी से डी तक स्पीड दे रखी है कितनी? 10। और हाँ, सी से डी तक आपको स्पीड दे रखी है 10, और सी से डी तक टाइम दे रखा है कितना? हाँ,
C से D तक स्पीड दे रखी है सर आंसर 720 मीटर पर सेकंड आए। 720 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा देखते हैं। अच्छा अब देखो C से D तक जो है हमारा, अगर मैं बात करूं C से D तक, आप बताओ स्पीड कितनी दे रखी है C से D तक? 10। टाइम कितना दे रखा है? T। करेक्ट। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10t। हाँ 10t, स्पीड इंटू टाइम। उसी तरीके से आप D से B तक बताओ। D से B तक स्पीड दे रखा है 15, D से B तक टाइम दे रखा है T, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15। अच्छा A से B तक डिस्टेंस B/2, A से C तक डिस्टेंस B/2 है, C से D तक डिस्टेंस अभी आपने निकाला 10t, और D से B तक डिस्टेंस कितना निकाला? 15t। करेक्ट कि इनकरेक्ट? हाँ, तो सारी टोटल डिस्टेंस का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा? b। हाँ वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस का एडिशन कितना हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? B के इक्वल हो जाएगा। तो हम सारी डिस्टेंस को ऐड करते हैं। B/2, A से कहां तक था, नाम क्या था? A से C तक था। C से D तक आपने डिस्टेंस निकाली कितनी? 10t, और फिर B से B तक निकाली कितनी? 15t। ये सारी डिस्टेंस ऐड अप होके किसके इक्वल हो गई? B के इक्वल हो गई। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो आगे क्या है। इस B/2 को उधर भेजेंगे, 10t और 15t ऐड अप होकर के 25t हो जाएगा। B/2 सब्ट्रैक्ट होकर के इतना हो जाएगा। करेक्ट। और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B/50 हो जाएगी। करेक्ट है? एवरेज स्पीड क्या था? B/10 प्लस 2t था। तो B/10 प्लस 2, t की वैल्यू कितनी है? B/50। t की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा B/10 प्लस B/25। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 10 5 50 5b और 25 2 50 2b अपॉन, डायरेक्ट में यहीं से कर लेना चाहिए था मुझे, खैर तब भी ये कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका है, इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसे ही करना है। ठीक है। अब ये GAVG हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 50b अपॉन 7b। करेक्ट। ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल हो गया, 50/7 आ गया। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई? 50/7 आ गया। अब हमको यहाँ दे रखा था कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? x/7 है। ओवर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज x/7। पूरी की पूरी स्पीड कितनी दे रखी है? x/7। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू x/7 हमने यहाँ रख दिया, जो कि 50/7 के इक्वल है। इधर से 7 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50 आ जाएगी। ये समझ आई क्या बात? बस ऐसे ही करना है। रिकॉल टेस्ट तो करना आपको था, लेकिन मैंने नहीं करा दिया। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, डिस्टेंस, ये सारी चीजें अब हम पढ़ चुके हैं, और हम एक्सेलरेशन भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गई, ठीक है, क्या हम करते हैं कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको पता है, v = u + at, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है ut + ½ at², और इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है v² = u² + as। क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कब देता है? ये डिस्प्लेसमेंट देता है टोटल टाइम t में। ये कब और किसके लिए देता है डिस्प्लेसमेंट? टोटल टाइम t के लिए फॉर्मूला देता है, टोटल टाइम में देता है। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है u = 0 से मोशन स्टार्ट कर रही है, और इस पर मैं एक्सीलरेशन दे रहा हूं 2 मीटर/सेकंड² का। तो अब उसकी 1 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी कितनी? यहाँ पर 2 मीटर/सेकंड। फिर उसके बाद फिर स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 4 मीटर/सेकंड। करेक्ट। फिर उसके बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 मीटर/सेकंड। फिर उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 मीटर/सेकंड। करेक्ट। अच्छा, ये t = 1 सेकंड हुआ, ये t = 0 सेकंड हुआ, ये t = 2 सेकंड हुआ, और ये t = 3 सेकंड हुआ, और ये t = 4 सेकंड हुआ। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। अब अगर मैं t = 3 सेकंड पे बात करूं,
t इक्वल्स टू 3 सेकंड में बात करूं कि 3 सेकंड में इसने टोटल कितना चला है, 3 सेकंड में टोटल कितना चला है, टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में टोटल कितना चला। तो फॉर्मूला हमारे पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u 0 है तो खत्म हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन मैंने कितना दे रखा है 2 का, और 3 का टाइम का जगह क्या रख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व होके कितना हो जाएगा 9 मीटर, करेक्ट। यहाँ तक सही लिखा मैंने क्या? यस सर। जो डिस्टेंस है उसको मैं ग्रीन मार्कर से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 9 मीटर, 9 करेक्ट। मीटर। हाँ, यस सर। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम लोग चैट में? सर t इज इक्वल्स टू b बाय 25 आया शायद इक्वेशन, क्या पूछना है बेटा रोहित? सर डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड की जो इक्वेशन है वो तो अलग कुछ और होती है ना, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ है 2t n माइनस 1। बेटा वही समझा रहा हूँ ना, ये कैसे आए वो भी तो समझना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता के बढ़ जाऊँ, आप लोग समझ जाओगे क्या? ओके सर। ये अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रिकॉल इक्वेशन है। मतलब फॉर्मूला बता दो। हाँ, अब उसमें देखो हुआ क्या, अब मैं कह रहा हूँ, अब आप ये वाला टाइम लो, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड लो, ठीक है। अब आप टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड लो, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स, आप 2 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वही यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, और सॉल्व करूंगा मैं, तो अब आपको क्या मिलेगा, हाफ एक्सेलरेशन, भाई ut में u तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तब खत्म हो गया, हाफ एक्सेलरेशन 2, और t स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर, सॉल्व कर दूंगा कितना हो जाएगा 4 मीटर, करेक्ट। तो अब आपने देखा कि यहां से यहां तक 2 सेकंड में टोटल कितना चला है 4 मीटर, करेक्ट। यस सर। लेकिन मैं आपसे पूछूं यस सर। कि थर्ड सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि टोटल 3 सेकंड में कितना चला, मैं ये पूछ रहा हूं कि थर्ड सेकंड में उसने कितना चला, 5 चला है। देखो ये यहां से यहां तक 9 और ये यहां से यहां तक 4, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वो पार्ट आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि ये थर्ड सेकंड में आपने कितना चला है, कितना चला है भाई 5 मीटर। दिस 5 मीटर इज डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, नॉट 3 सेकंड। थर्ड सेकंड बोलूं कि 3 सेकंड बोलूं? 3 से नहीं, सेकंड अगर आपने बोल दिया तो पूरी की पूरी 3 सेकंड में बताएगा, उसमें 1 सेकंड का भी, पहले सेकंड का भी डिस्टेंस बताएगा, और दूसरे सेकंड का भी डिस्टेंस बताएगा, और तीसरे सेकंड का टोटल, 3 सेकंड में टोटल जितना चला है वो बताएगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तीसरे सेकंड में बात कर रहे हैं कि मैंने पहले सेकंड में 4 चला, दूसरे सेकंड में 8 चला, और तीसरे सेकंड में 12 चला। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले सेकंड में 4 चलाऊं, दूसरे सेकंड में 8 चलाऊं, तीसरे सेकंड में 12 चलाऊं, और बोला हूं कि 3 सेकंड में कितना चले हो, इन 3 सेकंड्स में कितना चले हो, तब आप सबको ऐड कर 24 हो जाएगा, करेक्ट। 3 सेकंड्स में इन 3 सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं इन थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में आप कितना चले हो, तब आपका आंसर क्या होगा? 12 होगा। ये बात तो समझ में आई क्या, क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये हो रहा है सर, मतलब ये जो है सर, ये जो है 4 के बाद 0 से 8, मतलब 4 के बाद उसने पूरा 8, मतलब वो शुरू से स्टार्ट नहीं है। नहीं, शुरू से स्टार्ट नहीं। वेरी गुड। वो जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली सिर्फ थर्ड सेकंड की बात हो रही है। nth सेकंड यानी थर्ड सेकंड या फर्स्ट सेकंड या दूसरा सेकंड या 5वां सेकंड या 5th सेकंड, उसकी बात हो रही है। तो उस केस में कितना चला है वो हमको पता करना है। और हमने पता कैसे किया? हमने 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाली। टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड में कितनी थी? 9। उसके बाद हमने 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाली। 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 4। ग्राफ में पता है। तो ये तीसरा सेकंड है। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ ये तीसरा सेकंड है। ये मुझे पता करना है। तो इस पूरी बड़ी वाली 9 में से छोटा वाला 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? थर्ड सेकंड, नॉट 3 सेकंड। देखो 3 सेकंड अलग चीज है और थर्ड सेकंड अलग चीज है। इन थर्ड सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उस ऑब्जेक्ट ने? 5 मीटर का कवर। करेक्ट? हाँ। पर ये काम आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है कि आपने हर बार डायग्राम बनाया और हर बार इस तरीके से पहले पूरा 3 सेकंड का निकालोगे, फिर उससे एक कम यानी कि 2 सेकंड, पूरा 2 सेकंड का निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। कर सकते हो लेकिन ये करना नहीं है। आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाता है, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाता है जो nth सेकंड की, n सेकंड नहीं, टोटल n सेकंड नहीं, टोटल 3 सेकंड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेकंड।
टोटल 4 सेकंड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में आपको बताएगा सर 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, हाँ एग्जैक्टली 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, वो तो आप समझो, लेकिन बोलोगे क्या कि थर्ड सेकंड, समझने के लिए ठीक है कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच टोटल कितना चला है, लेकिन बोलो कैसे कि थर्ड सेकंड बुलाएगा वो, मैं बोलूं 4th सेकंड यानी कि 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच कितना चला है, 5th सेकंड बोल दूं यानी कि 4 सेकंड से 5th सेकंड के बीच कितना चला, तो ये आपको निकालना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि फिर से समझाऊं? आगे सर समझ। किसी को नहीं समझ में आई है तो बोलो। सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ बेटा। सर एक बार repeat कर लो। सर मैंने एक फार्मूला बना के देखा, वो चेक करोगे जरा, और उसमें सेंड किए चैट बॉक्स में। क्या हुआ? सर मैंने इसके लिए एक फार्मूला बना के देखा, उसको चैट बॉक्स में सेंड किए, चेक करना जरा। भाई ये तुमने फॉर्मूला नहीं बनाया, ये फॉर्मूला अच्छा। फिजिक्स ने बनाई है। चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो अब आपको ये काम बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? nth सेकंड के लिए फॉर्मूला है। ये 3 सेकंड के लिए नहीं है, 3rd सेकंड के लिए, ये 4 सेकंड के लिए नहीं है, 4th सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए नहीं है, 5th सेकंड के लिए। डिफरेंस है दोनों में। u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हो, n चल रहा है तो चलो t 2t माइनस 1 ही लिख देते हैं ताकि टाइम पता चले। तो अब एक आपके पास एक रिलेशन, एक फॉर्मूला है जिसको हम बोल दिए हमने u प्लस हाफ a 2t माइनस। इस फॉर्मूले की मदद से आप बता सकते हो एग्जैक्टली उस सेकंड में कितना चला है, ना कि टोटल 5 सेकंड में कितना चला है, एग्जैक्टली 6वें सेकंड में कितना चला, ना कि टोटल 6 सेकंड में कितना चला है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हाँ, तरीके से आपके पास एक रिलेशन आ गया u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। कहीं आपको 2n माइनस 1 लिखेगा वो भी सही है, मैं 2t माइनस 1 लिख रहा हूँ वो भी, चलो 2n ही कर देते हैं। n का मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? 1st सेकंड की बात कर रहे हैं, 3rd सेकंड की बात कर रहे हैं, 7th सेकंड की बात कर रहे हैं। 7 सेकंड का मतलब सिर्फ एग्जैक्टली 7वें सेकंड में कितना चला है, ना कि पूरा का पूरा 7 सेकंड में कितना चला है। जैसे अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो 7 पूरे के पूरे 7 सेकंड में कितना चला है वो ये बताएगा। मार्कर मेरा दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ ठीक है। तो ये पूरे का पूरा 7 सेकंड में कितना चला ये बताए। इसमें रखोगे, यूज करोगे तो 7वें सेकंड में कितना चला है, यानी 6 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस चला है वो ये बताएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज आपको पता है भी और आगे भी अच्छे से आएगा कि हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, मान लेते हैं x = 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर आपके पास इक्वेशन। अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? 9t स्क्वायर प्लस 4t। ये काहे का इक्वेशन बन गया? ये वेलोसिटी की इक्वेशन। तो जब डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी की इक्वेशन। उसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन जो आपकी है 9t स्क्वायर प्लस 4t, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और 9 2 18t प्लस 4, तो ये बन जाएगी एक्सेलरेशन की। यानी कि जो dv अपॉन dt सॉरी dx अपॉन dt होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन पोजीशन या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन करोगे तो आपको जर्क मिलेगा। लेकिन उसके बारे में आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये दोनों ये दोनों पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये इतना पढ़ने की जरूरत है। ये बात समझ आई क्या सभी लोग को? यस यस सर। अब अगर हम देखेंगे फॉर्मूला की बात कर रहे थे, फॉर्मूला आ गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। हाँ, और ये जो एक्स्ट्रा ये किसकी कैसे क्वेश्चन है आंसर आप लोगों को अलाउड है भाई? क्या चल रहा है? फिर क्या हुआ? क्या बोला आपने? क्वेश्चन आंसर और चैट बॉक्स में एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेगा, जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ क्लास में आप उसको ध्यान दें। अब यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हो गया? आपने सभी बच्चों ने बताया कि क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बारे में इक्वेशंस हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इक्वेशंस नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही देखना है ज्यादा। यहाँ पे आप एक सिचुएशन दी जा रही है कि बॉडी की टाइम t पर टाइम t = 0, यानी कि जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, u स्पीड से जा रहा था, उस पर एक्सेलरेशन a लग रहा था, और जब टाइम t हो जाएगा तो t 0 टाइम से शुरू किया और t टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ करके v हो जाएगी।
तो इस केस में क्या हुआ है कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया एक्स एक्सिस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और शुरू में उसकी वेलोसिटी u थी। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये आपको दिखाया गया शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ वक्त के बाद टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u v हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v, और उस v को कैलकुलेट कैसे करेंगे, u प्लस at, आपको इक्वेशन पता है उसकी वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया गया दूसरी पोजीशन की, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, मोशन तो उसने पता नहीं कब शुरू किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब टाइम में मानूंगा t इज इक्वल टू 0। जब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं तब मैं मानता हूं कि अब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ है, अब से टाइम t इज इक्वल टू 0 शुरू हुआ। उसका उस वक्त उसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, u थी, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, a लग रहा था। फिर t टाइम के बाद क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी v हो गई, और जब मैंने टाइम स्टॉप वॉच बंद किया, टाइम t हुआ, तब मैंने देखा कि इस 0 टाइम से लेकर के t टाइम तक, 0 से लेकर t टाइम तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, d डिस्टेंस कवर कर ली है। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, d डिस्टेंस कवर कर ली है। तो हमने पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0। तो जब हमने देखा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, जब मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, टाइमर ऑन किया, तब मैंने पोजीशन देखा कि ये 0 पर नहीं था, ये कहाँ था, x0 पर था। ऑब्जेक्ट कहाँ थी, 0 पर थी कि x0 पर थी जब मैंने टाइमर ऑन किया, तो x0 पर थी। वेरी गुड, x0 पर, इट वाज नॉट एट x, 0 पर नहीं थी, ठीक है। और जब मैंने टाइमर बंद किया तब टाइम t हुआ, तब उसकी पोजीशन क्या है, x पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये 0 पॉइंट जो है उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जो ओरिजिन पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। कि ओरिजिन से शुरू, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर था, कितने लेंथ पर था, x0 लेंथ पर था जब मैंने टाइमर ऑन किया। जब मैंने टाइमर ऑफ किया तो वो ओरिजिन से x लेंथ पर था। तो अब हमको समझना है कि जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, फाइनल पोजीशन जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी वही चीज है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। आप यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हो। ये ut क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ut क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही, बिल्कुल सही सही बोल रहे सर। चेंज इन पोजीशन होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। तो जब मैंने टाइमर ऑफ किया तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, x, और जब मैंने टाइमर ऑन किया था तो पोजीशन क्या थी, x0। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल पोजीशन x माइनस x0। करेक्ट कि इनकरेक्ट, करेक्ट, यस अब इस करेक्ट। हाँ, अब ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, और डिस्प्लेसमेंट को लेटर s वेक्टर से दिखा रहे हैं, तो मैं इस फॉर्मूले में ये डाल सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट की जगह डाल सकता हूँ x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x0 नेगेटिव में उधर जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपने ये जो इक्वेशन बना ली, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में नहीं है, ये पोजीशन के टर्म्स में इक्वेशन है। इक्वेशन काय के टर्म्स में है, पोजीशन के टर्म में। इक्वेशन टर्म ऑफ पोजीशन, पोजीशन के टर्म में आपने इक्वेशन बना ली कि x इज इक्वल टू x0। x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन, कैसी इनिशियल पोजीशन की फाइनल पोजीशन, पोजीशन। और x क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन, x क्या है, x फाइनल पोजीशन। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज उन्होंने बताया कि आपने अभी तक तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर शायद देखा रहा होगा, या ये भी देख रखा होगा कि पोजीशन के टर्म्स में कैसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वही सेम चीज कि जब मैंने टाइमर ऑन किया तो उसकी वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लग रहा था, पोजीशन शुरू में x0 थी। जब मैंने टाइमर ऑफ किया तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, फाइनल पोजीशन x हो गई, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक रिलेशन हमारे पास आता है, डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। आप चाहो तो 2ax माइनस x0 भी लिख सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है तो 2ax माइनस x0 भी आप उस इक्वेशन में लिख सकते हो। एक सेकंड दो बेटा मुझे जरा, अब आप चाहो तो आप इस इक्वेशन में सर इसको एक और बता दीजिए, स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x लिखा है। क्या बोला है, फिर से देख लो,
कि जब मैंने t इज इक्वल टू 0 था, टाइमर ऑन किया, तब उसकी शुरू में वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन a लग रहा है, पूरी की पूरी जर्नी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लग रहा है और राइट साइड में लग रहा है। जब मैंने जर्नी शुरू की तो उसकी पोजीशन क्या थी, x0, शुरू में पोजीशन क्या थी, x0। फिर जब मैंने टाइमर ऑफ किया, टाइम इज इक्वल टू t पर टाइमर ऑफ किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, और उसकी पोजीशन क्या हो गई, x हो गई। तो शुरू में पोजीशन x0, फाइनल पोजीशन x, और चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखते हैं डेल्टा x। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, दिखाते हैं डेल्टा x से। बात नहीं समझ में आई क्या तुमको? नहीं आई तो पूछो बेटा, ऐसे ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझने की तो आते हो। सर चारों फिर से समझा दीजिए। चारों फिर से समझा दो। देखो इसमें क्या समझाया गया है कि जब मैंने टाइमर ऑन किया तो उसकी पोजीशन कहां पर थी, 0 पर थी, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, a। टाइमर ऑन किया मतलब जब टाइम 0, और जब टाइमर ऑन किया तो इनिशियल वेलोसिटी u थी। फिर वो आगे बढ़ करके जाता है तो टाइम t हो जाता है और उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, पोजीशन उसकी x हो जाती है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने टाइमर ऑन किया था, ऑब्जर्वेशन ऑन किया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, u प्लस at का फॉर्मूला से निकालोगे। ये पॉइंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस दिख सर। रहा है सर। अब दूसरा केस क्या है कि जब मैंने टाइमर ऑन किया मतलब t इज इक्वल टू 0 किया, तब उसकी वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन a लग रहा था, लेकिन पोजीशन उसकी 0 नहीं थी, पोजीशन उसकी क्या थी, x0 थी। और जब मैंने टाइमर ऑफ किया, एट टाइम t किया, तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई, पोजीशन x हो गई, और डिस्प्लेसमेंट ये इसका d हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। लेकिन हमारे पास उसी चीज को, डिस्प्लेसमेंट को मैंने पीछे आपको समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या, ये इक्वेशन थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि यहाँ पे d डिस्प्लेसमेंट, d लिख लो, डैश लिख लो, ठीक है, ये आपका d डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमको पता है डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और इस वाले ग्राफ में हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट रुकी है टाइम t पर तो उसकी फाइनल पोजीशन x है, और जब शुरू किया था तो इनिशियल पोजीशन x0 थी। तो फाइनल पोजीशन x माइनस इनिशियल पोजीशन x0 उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन में रख दिया हमने, d की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन रख दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर होता है। अब जब मैंने इस फॉर्मूले में रखा x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और माइनस x0 को इक्वेशन के उधर भेज दिया तो प्लस x0 हो गया, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल करके आया, x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है, ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बात समझ आई क्या? यस सर। नहीं आई समझ में? Yes, अच्छा, sir. कौन जो भी पूछ रहा था। चलो अब देखो नेक्स्ट बात, हमने यही सेम बात यहाँ पे भी हमने की है। सेम बात यहाँ पे क्या की कि जब हमने टाइमर ऑन किया तो वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a था, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई जब मैंने टाइमर t टाइम पर ऑफ किया। तो इनिशियल पोजीशन x0 थी, फाइनल पोजीशन x थी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे d नाम दिया था, यहाँ डेल्टा x नाम दिया था, दोनों सही बात है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है डेल्टा x। डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट, d भी लिख दोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन किया तो वेलोसिटी उसकी u थी शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a लग रहा था, और उसकी शुरू में पोजीशन x0 थी। फिर जब मैंने टाइमर ऑफ किया, ऑब्जर्वेशन खत्म किया टाइम t पर, तो वेलोसिटी इसकी v हो गई, पोजीशन उसकी x हो गई, और डिस्प्लेसमेंट d बोल लो चाहे डेल्टा x बोल लो, हो गया। तब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका है, डेल्टा x निकालने का एक और तरीका है कि आप u प्लस v बाई 2 इंटू t कर दीजिए। u प्लस v बाई 2 मतलब क्या, u क्या है, वेलोसिटी इनिशियल, प्लस v क्या है, वेलोसिटी फाइनल अपॉन t इंटू डेल्टा t मतलब टाइम इंटरवल या टाइम जो हमने जब 0 से टाइमर ऑन किया और जब हमने टाइमर t पे ऑफ किया, उसको हम डेल्टा t भी बोल सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, u प्लस v बाई 2 क्या कहलाता है, माइक ऑफ करो, u प्लस v बाई 2 क्या कहलाता है, ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है तो आप इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी कर सकते हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के भी बराबर होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, या यू कहें कि u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ये भी आप कर सकते हो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऐसे निकालना है, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो पोजीशन के टर्म्स में, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट आप इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी टाइम इंटरवल। नहीं समझ में आई क्या बात? सर लास्ट टी और डेल्टा टी सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला रिपीट करते हैं। पीयूष ने शायद पूछा है कि टी और डेल्टा टी, देखो ये बात तो दोनों एक ही है। अगर मैं टी टाइम बोल रहा हूं तो वही बात हो गई कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल की बात हो रही है कि 0 टाइम से लेकर के फाइनल टाइम तक, तो दोनों एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, लेकिन हर वक्त नहीं एक बात होगी, जहां पे डिफरेंट थोड़ा सा काम होगा वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो टी का मतलब भी वही कि 0 टी का मतलब 0 से टी टाइम तक, डेल्टा टी का मतलब भी वही कि 0 से टी टाइम तक, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला यही है कि अगर आपको समझना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो और फाइनल वेलोसिटी दी हो और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो, ठीक है, और टाइम इंटरवल आपको दिया है कि 0 टाइम से लेकर टी टाइम तक की बात कर रहे हैं, तब आपको डिस्प्लेसमेंट जिसको डी भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, कैसे निकाल सकते हो? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट जैसे स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यस सर। उसी तरीके से लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। लेकिन कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वाली वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी? इस झंझट को खत्म कर दिया उन्होंने, कहा कि इनिशियल फाइनल का एवरेज ले लो, मीन ले लो, तो u प्लस v बाई 2 एवरेज वेलोसिटी ले लिया इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे पीछे पढ़ रखा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, ये भी कर सकते हो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आपका सफिशिएंट होगा और ये भी वही सेम चीज है। हाँ बेटा, एक्चुअली सर ये है क्या? पहले तो माइक ऑफ करो। तो ये है क्या? ये एक बॉडी का मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक डायमेंशन में एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन फिक्स है। तो उस केस में क्या क्या इक्वेशंस बन रही हैं ये हम बता रहे हैं कि आपको वेलोसिटी निकालना तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आपको पोजीशन निकालना तो ये इक्वेशन बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ये इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी निकालना और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ और टाइम इंटरवल दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज में रिलेशन बैठाया गया है। अब कौन सी क्वांटिटी कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे ये डिपेंड करेगा कौन सी चीजें दी गई। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तब ये लगाओगे। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तब आप फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये लगाओगे। अगर आपको इनिशियल पोजीशन दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया है और एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल पोजीशन पूछा गया है तो ये लगाओगे। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये लगाओगे। उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया तो ये लगाओगे। यानी कि यहाँ पे 4 क्वांटिटीज में बात होगी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, तो ये वाला इक्वेशन लगाओगे। यहाँ पे आपकी 4 क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में बात होगी तब ये लगाओगे। यहाँ पे अगर आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये 4 क्वांटिटीज में बात होगी तब ये लगाओगे। और जब यहाँ पे आपको 4 क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम में बात होगी तब ये लगाओगे। और अगर आपको 5 चीज की बात होगी कि अगर आपको फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन होगा तब ये लगाओगे। क्या क्या रिलेशन इनके बीच है ये आपको बता दिया। अब मैंने कुछ 4 चीजें दे दी, मैंने 3 चीजें दे दी कि भैया आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो इन तीनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे या चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैंने आपको दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, मैंने आपको दे दिया एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब पूछा फाइनल वेलोसिटी बताओ, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? थर्ड वाला। मैंने आपको दे दिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, आपको टाइम इंटरवल डेल्टा टी बोल लो चाहे टी बोल लो एक ही बात है, और आपसे पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी बताओ, तब कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सर एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा एक्स इक्वल टू ये है ना। अब मैंने आपको फाइनल पोजीशन दे दिया, आपको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनिशियल पोजीशन मुझे बताओ, तो कौन सा लगाओगे? आपको पहले से पढ़ रखा है ये सारी चीजें, ये तो 10th 9th 10th क्लास में पढ़ते हो कि 3 चीजें दे दी कि चौथा पूछा जाएगा, बस और क्या खास बात है। कभी कभी 2 इक्वेशंस का यूज करना पड़ जाएगा, ये अब आपके ब्रेन के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से चीजों को ग्रास्प करते हो और कितना अच्छे से आगे बढ़ते हो। नहीं समझ में आई बात? यस अभी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो, किसी को डाउट No, sir. तो
हम कितना भी बोले, कितना भी नाराज हो, पर आपको पूछना है जबरदस्ती। चलो ठीक है कि कुछ 170 क्या 170, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अच्छा सर ये फॉर्मूले गुड तो इवनिंग सिर्फ फॉर ब्रिंगिंग। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगेंगे ना? यस दो बेटा, आपको टॉपिक पे यही लिखा है, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। शुरू में बताने से पहले ही मैंने आपसे पूछवा लिया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो सबने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा? सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बताएंगे, अभी हम इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग ना ये जो चैट की बात है, इधर उधर की बात नहीं करनी, कितना क्या मार्क्स आया, ठीक है, बाद में क्लास टाइम में नहीं करना। अब अगर हम उसी बात को करें वन डायमेंशन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, थोड़ा सा पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगी तब की अगर हम बात करें, तब क्या मामला है। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन लगता है, और वो एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगता है? नीचे की तरफ। कितना लगता है? 9.8 लगता है, या जैसे कि आपके इस मोशन में दिखा रखा है, इस स्निपेट में दिखा रखा है कि 10 लगता है, 9.8। और इस 10 वाले को देखोगे कि पूरे जर्नी में उसकी डायरेक्शन किधर साइड है, चेंज हो रही डायरेक्शन की हमेशा नीचे की साइड है। सर हम डायरेक्शन हमेशा सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन चेंज हो रही, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, रेड वाला जो देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि हमेशा डाउनवर्ड है? सर ऑलवेज डाउनवर्ड। अब इसका नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, 10 से 10 है। तो अब ये कौन सा केस हो गया? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया, जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 फिक्स है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फिक्स है। हाँ बोलो सर, हम इसमें जी की वैल्यू 10 रख ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ 10 नहीं रखना है वो मैंने आपको बता दिया है, और पहले भी बताया है कि जब ऐसा हो 9.8 वैल्यू दिया हो, कोई नंबर ऐसा दिया हो 9.8 दिया हो, या 0.98 दिया हो, या 98 दिया हो, या 49 दिया हो, 4.9 दिया हो, 0.49 दिया हो, या 196 वैल्यू नंबर दिया हो, 19.6 दिया हो, 1.96 दिया हो, ऐसी वैल्यूज जब आपको कोई ऐसा नंबर दिख जाए क्वेश्चन में, तब 10 मत लेना, तब 9.8 लेना। बात समझ में आई? उसी तरीके से को बता रहा हूँ, 29 पॉइंट समथिंग भी होता है। एक मिनट, जब 29.4 दिया हो, या 2.94 दिया हो, या 0.294 दिया हो, जब ऐसी वैल्यूज कहीं दिखे आपको मिली, तो आप क्या लेना? 9.8 लेना एक्सेलरेशन के लिए। 98 जब पॉइंट में होंगी है बेटा, सर, जब डेसिमल में होंगी? डेसिमल से मतलब नहीं, बस इन नंबर से ध्यान दो कि 9.8 हो, चाहे 98 हो, चाहे 0.98 हो, या 19.6 हो, चाहे 1.96 हो, चाहे 0.196 हो, चाहे 196 हो, चाहे आपका 29.4 हो, या 294 हो, या 2.94 हो। जब 9.8 के मल्टीपल्स में बात होती है, तब आपको 10 नहीं लेना होगा। बात समझ में आई? तब आपको 9.8 लेना होगा। यस सर। हाँ सर क्वेश्चन में 9.8 के अकॉर्डिंग भी आंसर में वैल्यू दी और 10 के अकॉर्डिंग भी वैल्यू दी आंसर में, तो कौन सा टिक करना? ऐसे नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कभी ऐसे मिलता है तो आप 9.8 के अकॉर्डिंग ले लेना, लेकिन आपको हमेशा, जब भी आपको नहीं मिले कुछ इस टाइप की वैल्यू, तो आप 10 लेना। और जब भी आपको एक भी वैल्यू इस टाइप की दिख गई, 9.8, 98, 0.98, 19.6, 1.96, 0.196, 196, 29.4, या 294, 2.94, जब भी आपको ऐसे दिख गई तो आपको 9.8 ही लेना, फिर बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक है? हाँ Sir, what if it changes with respect to velocity? What? Is it always uniform or not, sir? What is uniform? What? क्या क्वेश्चन क्या है? What is it? Sir, if it changes with respect to velocity, then acceleration is also uniform. नहीं. If it is changing with respect to velocity, then acceleration is not uniform. That is different case, and for that case we use integration and differentiation. But now understand the concept. जब acceleration constant हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि acceleration क्या है? Constant है, और motion कैसा है? वन डायमेंशनल मोशन है और अंडर ग्रेविटी मोशन है, तब क्या होगा? तब आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझना है। अब ऐसे केस में जब अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं।
अब इस केस में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा अगर फाइनल पोजीशन लाई कर रही है इनिशियल पोजीशन से ऊपर, और नेगेटिव होगा। तुम लोग रुक जाते हो सवाल पूछते पूछते, क्या करते हो? या तो पूछ लिया करो सवाल, या तो रुक करके सवाल पूछा करो। सर अगर 2 मीटर चले वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 4 में 5 में, तब भी वो तो फिर यूनिफॉर्म ही होना चाहिए ना सर एक्चुअली। क्या बेटा? सर अगर सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन तब भी तो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए ना, कि बेटा अगर कांस्टेंट सेम ही चले। वेलोसिटी हमेशा चलेगा तो बताओ इनको, जस्ट किडिंग, आवा को बताओ, सबको कौन बताएगा कि अगर हमेशा सेम वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन नहीं है? जीरो। और अगर वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं 3, पहले थी वेलोसिटी 0, फिर 3 हुई, फिर 6 हुई वेलोसिटी, फिर 9 हुई, फिर 12 हुई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। लेकिन अब वेलोसिटी 3 है, अगले सेकंड में 5 हुई, अगले सेकंड में 10 हुई, अगले सेकंड में 11 हुई वेलोसिटी, अगले सेकंड में 25 हो गई वेलोसिटी, अगले सेकंड में 30 हुई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? जब इक्वली वेलोसिटी बढ़े। Sir, if you don't mind, can you please give the difference between velocity and acceleration? Definitely, I have given the velocity. Just go back to the previous lecture. I have clearly explained velocity, what is velocity, and clearly explained what is acceleration. Are you new to the class? Yes, sir. A little question. No, so you have to go to the recording lecture. अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर उसकी फाइनल पोजीशन लाई कर रही है इनिशियल पोजीशन से ऊपर, यानी मैंने फेंका और फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर लाई कर रही है, ऊपर रह रही है। यानी कि ऐसे मैं ऊपर बॉल फेंका और मैं रैकेट खेल रहा था, रैकेट नहीं खेलते, बैडमिंटन खेल रहा था, तो मेरा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं चिड़िया को, शटल कॉक ना, शटल कॉक ऐसे मैं फेंक रहा था, तो शटल कॉक ऊपर जाकर के फंस गई किसी पेड़ पर या किसी छत पे टेरेस पे जाके फंस गई। तो इनिशियली वो मेरे पास से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, मेरे हाथ से स्टार्ट की, फाइनली वो ऊपर जाके फंस गई। तो अब उसकी पोजीशन क्या हुई, पॉजिटिव हो गई, यानी कि वो शटल कॉक नीचे से जाकर के ऊपर पहुंच गई और उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर है। ठीक है, बात समझ आई है? यस सर। इस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब उसके बाद मैं अपने टेरेस पे खेल रहा था बैडमिंटन, और बैडमिंटन खेलते खेलते जो शटल कॉक है वो मेरे टेरेस से गिर करके नीचे रोड पर चली गई। अब ये फाइनल पोजीशन उसकी रोड पर आ गई। तो अब जहां से इसने स्टार्ट किया था मोशन, यानी जब मेरा हाथ था जहां मैं टेरेस पे था, उसके बाद फाइनल पोजीशन उसकी कहां पहुंच गई, ग्राउंड पे पहुंच गई। क्या वो पोजीशन, फाइनल पोजीशन अब इनिशियल पोजीशन से ऊपर है कि इनिशियल पोजीशन से नीचे है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। अब जो वेलोसिटी है और या इनिशियल होगी फाइनल होगी, विल बी टेकन एज, अच्छा वेलोसिटी तो भैया पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी बस देखा जाता है कि किस साइड है, किस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव, अगर वो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने इसको फेंका, तो जब मैंने फेंका तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, भले ही घट रही थी, इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, उससे मतलब नहीं। जैसे ये ब्लू बॉल है, तो जब ये ब्लू बॉल को ऊपर फेंक रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देख रहे हो पॉजिटिव है। अब जब वहां यहां से पहुंच करके जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी, ब्लू वाली लाइन का एरो जो है नीचे की तरफ हो जा रहा है, यानी नेगेटिव है। उसी चीज को यहाँ पे भी बनाया मैंने, समझ में आई बात क्या? जब ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव कहलाएगी, और फिर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आई क्या? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पर? नो। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बताओ, अगर मैं एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ अपने टेरेस से तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? टेरेस से फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ बॉल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? नहीं बेटा, ऊपर की तरफ फेंका है ना, अपने टेरेस पे खड़ा हूं मैं, लेकिन मैं फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ग्राउंड उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर। अच्छा, अब मैंने ऐसे बॉल को ड्रॉप कर दिया तो उस बॉल चली गई रोड पर, तो उसकी फाइनल पोजीशन जो होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा और उसका फाइनल पोजीशन भी नेगेटिव कहना है। और मैंने ऐसे बॉल को फेंक रहा था और मेरे टेरेस से ऊपर भी नेबर का टेरेस था, मैंने बॉल फेंका, नेबर के टेरेस पे चली गई बॉल, तो अब जो बॉल की फाइनल पोजीशन है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी?
और कहलाएगा पॉजिटिव होगी। बस very good। अब एक्सेलेरेशन की बात करें तो जब अंडर ग्रेविटी मोशन करते हैं तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इस पूरी जर्नी में रेड वाला मार्क आप देखोगे, ये जो लड़का फेंक रहा है, रेड वाला मार्क हमेशा किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। और डायरेक्शन कितनी है, वैल्यू कितनी है, 10। तो जब भी अंडर ग्रेविटी मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या बोला है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। ये आपको एरो भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन माइनस होगा, वैल्यू जी की वैल्यू आपको पता है 9.8। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हो जाएंगी वो ऐसी हो जाएंगी, v इक्वल्स टू u माइनस gt। ठीक है, हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस u माइनस v इक्वल्स टू u माइनस gt, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। यहां तक बात समझ आई सभी को? यस सर। अब दूसरी बात, अब v हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, v हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। v कब पॉजिटिव होगा, जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो v का u इनिशियल वेलोसिटी ना, u कब पॉजिटिव होगा, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो u की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे। जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो u की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे। टाइम पॉजिटिव तो कब डालेंगे, टाइम तो नेगेटिव कब डालेंगे सर? जब ऊपर जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है टाइम नहीं होता। टाइम पॉजिटिव सर मैंने जी सुना। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता है। टाइम तो हमेशा चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसका कोई पॉजिटिव। सर मैंने जी सुना। अच्छा नहीं, जी तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है। नहीं सर, यदि वो नीचे आए तो सर पॉजिटिव होना चाहिए ना। कौन चीज, टाइम? जी नहीं सर, जी नहीं, जी हमेशा नेगेटिव है। डाउन डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। आप जो कोई मतलब बना रहे हो, जो पहले से पढ़ करके आए हो, उसको अब तोड़ दो। मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आपकी जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा दिख रहा है पूरी जर्नी में, तो आपकी जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। जो पहले से आप पढ़ के उसको छोड़ दो, क्योंकि उससे आपका जेईएमएस का सवाल होने वाला नहीं है। जो अभी कॉन्सेप्ट है क्लियर, जो डायरेक्शन पर बेस्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो अभी मुझसे सीखो और क्लियर करो उसको कि जी हमेशा डायरेक्शन क्या है, हमेशा नीचे की तरफ है। तो नीचे मतलब हमेशा, नीचे मतलब नेगेटिव ही रहेगा हमेशा पूरी जर्नी में। सर अगर हम नीचे की तरफ कोई फेंके किसी चीज को तो, हाँ नीचे की तरफ फेंकोगे किसी चीज को तो क्या, जी तो हमेशा नेगेटिव है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका है किसी चीज को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और उसका जब वो नीचे पहुंच के कहीं रुकेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि मेन लाइन से, इनिशियल पोजीशन से नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं। सर एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? एक्सीलरेशन जब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ओके सर। हाँ बेटा। सर फ्री फॉल में तो जी पॉजिटिव रहता है ना? नहीं बेटा, जी फ्री फॉल में हमेशा जी नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। आप जो पढ़ के आए मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो, लेकिन सर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने फ्री फॉल में फेंका तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अब मैं मान लो ये मैं टेरेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, टेरेस पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बॉल फेंका और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंका, और जी की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10 मीटर वैल्यू लिया है, सिर्फ मैंने सिंबल नहीं दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी बताओ 5 सेकंड के बाद। बहुत ऊंचा टावर है, फाइनल वेलोसिटी बताओ 5 सेकंड के बाद, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? So v equal to u minus gt. v मैंने पूछा है तो v तो एज इट इज रहेगा। u क्या लूं मैं? 53 हो जाएगा। हैं? यू नहीं दिया। 3 मीटर पर सेकंड। 3 सारे के सारे गलत बता। -3 सर। -3 होगा नहीं, 0 नहीं होगा। मैंने ऐसे ड्रॉप नहीं किया, मैंने फेंका है, ऐसे जोर लगा के फेंक रहा हूँ, ऐसे ड्रॉप नहीं किया। एक होता है ऐसे ड्रॉप, ये तो मैंने लिखा ही नहीं सर, फेंक रहा हूँ, ठीक है बेटा। सर पता कैसे चलेगा? बोला जाएगा, तो अगर बोला जाएगा सिंपली ड्रॉप तो इनिशियल वेलोसिटी 0, या बोला जाएगा कि इज थ्रोन विद वेलोसिटी दिस, या डाउनवर्ड की तरफ 5 वेलोसिटी से फेंका गया है, या बोला जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। वही सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो स्कूल में पेपर में आया था ऐसा वाला एक। क्या मैंने 0 लिख दिया था ऐसे एक क्वेश्चन में, यू दिया था। यू दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी -3 लिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ।
अब यहाँ पे माइनस जी पहले ही बता दिया हूं, अब यहाँ पे माइनस दोबारा मत लिख लेना। जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। अब दोबारा माइनस मत लिखना, ऑलरेडी इक्वेशन में हम माइनस पीछे बता चुके। और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव मत लेना, अभी समझा रखा कितना 5। तो अब यहाँ पर -3 -50 अरे बेटा कंप्लीट कर लेने दो मुझे, उसके बाद सवाल पूछो। -53 मीटर पर सेकंड। अब ये आपने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी जुड़ रही है, जैसा कि ये सवाल पूछ रहे थे कि अरे घटती जाएगी, नहीं, माइनस होने से घटेगी नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी भी माइनस है और एक्सेलरेशन वाला टर्म भी माइनस है, और दोनों जुड़ करके फाइनल वेलोसिटी कितना देंगे 53। और ये -53 क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो -53 है उसका मतलब वो अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है। माइनस मतलब अभी भी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ आई क्या? सर why are we taking initial velocity negative? What? Why are we taking velocity negative? Because from initial velocity we are taking as negative. That's why, sir. Why are we taking it? As I already said in the previous slide, कि whenever you are throwing, velocity will be positive or negative. If it is upward, then it will be positive, and if it is downward, then it is negative. In my case, I'm throwing the body downward. So the velocity should be positive or negative. 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 That's it. And someone was asking, what if a person throws the ball upwards, sir, with some initial... what if I am throwing the ball upward? See the case. I'm here and the ball is throwing upward, and I'm throwing with a velocity of, let's call it 60 meter per second. Now, in this case, after 2 seconds, I'm asking you, let me complete. First, let me complete. I'm asking you the final velocity. Now, ask. Sir, initial velocity, we need to take it as positive or negative, sir. Now, you tell me the direction of motion here. Here, upwards, sir. What it should be? Positive or negative? Positive. Positive, sir. Well, that's it. That's what I'm but telling. after some time, the direction of motion will change, sir. After some time, it will be negative. Yes, fine. That's it. Yes. That's fine. Sir, here how initial velocity can be positive? We can't say that, no, sir. It will change, no, sir. Initial velocity can be positive. Why not? What happened? After some time, the direction of motion changes, no, sir. So? That will become final velocity, bro. Maybe after some time, what happened? After some time, it will change definitely. Why? Because acceleration is acting. That doesn't mean that initial velocity cannot be positive or negative. It depends upon me. If I'm throwing the ball upside, it will be positive. If I'm throwing the ball with 100 meters per second, this is possible in real life. If I'm so much strong, I can throw the ball with a velocity of 1000 meters per second. These are all possible. Depends upon me where I am throwing upward or where I'm throwing downward, and whether I'm throwing with 2 meters per second or whether I'm throwing with 2000 meters per second. Initial velocity can have many values, and initial velocity can have any value, and it can be in any direction, either positive or negative. It doesn't depend ki after some time what will happen to that. You have to figure out ki after some time what will happen to this and that. Okay. After some time it will become 0. Okay, that's fine. Enough. Fine, that's it. सर क्या पुराने कन्वेंशन से हम लोग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जेईई मेंस? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, आपके लगेंगे ही नहीं सवाल। लो लगा को दिखा दो आप लोग एक सवाल। सर जो मॉड्यूल्स है उनको प्रिंट करवा सकते हैं? अब आपका मन है, आप जैसे करवा लो। ये क्वेश्चन लगा लो। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, एक अच्छा क्वेश्चन और था। आवाज कट रही बेटा। ओहो, मैंने क्वेश्चन दिया नहीं क्या? आवाज नहीं आई बिल्कुल बेटा, आवाज नहीं आ रही। देखो ये क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे ना, पुराने कन्वेंशन से लगा पाओगे ना, कभी जिंदगी में लगा पाओगे? वहीं बैठे रह जाओगे 2-3 घंटा, शायद लगा लो बड़ी मुश्किल से। लेकिन पुराने कन्वेंशन जो आपने सीख रखा है, जो कि गलत ही था, वो यहाँ पे आपका नहीं लग पाएगा। चलो इस सवाल को लगा ही देता हूं मैं। चलो अब बॉल देखो, टाइम है कि नहीं हमारे पास? 8-10 हो गए सर। तोड़ दूं क्या? नहीं सर, कोई ना, खत्म कर दो आप। सर एनसीईआरटी से भी होमवर्क दिया कीजिए, एज इट विल हेल्प अस इन स्कूल एग्जाम्स। सर
चलो अभी क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा दिया। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 50। तो इनिशियल वेलोसिटी 50 तो है, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड है तो मैं प्लस लूंगा, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। यानी यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होकर के कोई पर्सन जो है एक बॉल को फेंकता है कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन किधर, अपवर्ड फेंकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड्स फिर वो रेड बॉल फेंकता है, और वो रेड बॉल फेंकता है सेम वेलोसिटी से, यानी कि ये भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है ऊपर, ठीक है। अब आप, लेकिन ये उसका वो वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये आप सीख तो लोगे, क्वेश्चन लगा कर तो लोगे, लेकिन जो आपका डाउट वाला क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है वो इसमें नहीं है। तो मैं अपने पास से एक दे देता हूं, एक क्वेश्चन अपने पास से दे देता हूं, या इसी पे समझा देता हूं, यहीं पे समझ लो आप, जो आप सारी चीज समझ। तो क्वेश्चन है तो, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, तो आपको पता है v इज इक्वल टू u माइनस gt होगा। एक्सेलरेशन आप पहले ही माइनस रख चुके हो, दोबारा माइनस मत रखना एक्सेलरेशन। अब इसमें मैंने पूछा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v आपको निकालना है। u क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस केस में? पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ देखो, मैं यही करवाने जाता हूँ, इधर उधर पूछा। t की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम कितना बोला मैंने 2 सेकंड। तो ये 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 40। 2 सेकंड 40। स्पीड कितनी है 40, प्लस आई है स्पीड की माइनस आई है स्पीड? पॉजिटिव। मतलब 2 सेकंड के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी तो किस डायरेक्शन में जा रही होगी 2 सेकंड के बाद, ऊपर की डायरेक्शन में कि नीचे की डायरेक्शन? ऊपर ऊपर। अब t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड्स लो, क्या लो, t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड के बाद मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। बात समझ में आई? अब देखो t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड पे बात करेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, करेक्ट। अब v मुझे निकालना है। जब मैंने फेंका तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, ऊपर सी कि नीचे? पॉजिटिव। कितना था? माइनस को माइनस, g को कितना लेंगे 10, और t की वैल्यू कितनी है 8। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 20 आएगा। कितना आएगा? यानी कि 8 सेकंड्स के बाद उस ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा करके ऐसे पलट करके ऐसे 2 सेकंड कंप्लीट कर चुकी होगी, और अब उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर सेकंड। अब माइनस बता रहा है कि अब किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बात समझ आई क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इस तरीके से आप पता लगा। Can you repeat it, sir? Definitely. At t is equals to 2 seconds, I tried to figure out. At t is equals to 2 seconds, I tried to figure out the position of the velocity of the object. ठीक है, velocity of the object at t is equals to 2 seconds. Velocity of the first object. Sir, which question are you solving now, sir? I'm not solving any question. I'm giving you example from my own question. This is I am giving you a question कि a body is sent up with a velocity of 60 meters per second in upward direction, and after t is equals to 2 seconds. After 2 seconds, I'm asking you the final velocity. So you have to use this formula u minus gt, and initial velocity 60, which is positive. You have to write it positive. माइनस की जगह माइनस, g की वैल्यू 10। अब यहाँ पे g की वैल्यू -10 दोबारा मत रख देना, हमने इक्वेशन को ऑलरेडी उसी हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है। और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सॉल्व किया, इसको कितना आ गया 40। तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई 40 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में हो जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 40 ये पॉजिटिव वाला। फिर अगेन मैंने आपसे पूछा कि t इज इक्वल टू 8 सेकंड में बताओ, तो v इज इक्वल टू u माइनस gt होता ही होता है। u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 60, किस डायरेक्शन में थी? अपवर्ड, तो 60 लिखा। माइनस g 10, दोबारा से -10 मत रख देना, ऑलरेडी हम फॉर्मूला u माइनस gt यूज कर रहे हैं। तो g की वैल्यू 10, t 8 सेकंड रखा। इसको सॉल्व किया, कितना आएगा -20। ये -20 आ रहा, -20 का मतलब स्पीड 20 तो है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 8 सेकंड के बाद, ये 8 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 20 हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। यहां से यहां तक ऊपर जाएगी ना, तो 6 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी स्पीड 0 हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं ऑलरेडी, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ऐसे जाएगी, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और फिर 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बात समझ आई क्या? यस सर। अब पूछो डाउट। मैं कहता हूँ ना, मुझे कंप्लीट कर लेने दिया करो, फिर पूछा करो। बाकी मैं पहले क्लास का पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर जिसको रुक के पूछना सवाल वो मुझसे पूछ सकता है।
ये कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, तो दैट्स इट। हमने क्या देखा? साइन कन्वेंशन देखा, काहे का? मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन इन 1D। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा है nth सेकंड में, हाँ nth सेकंड में डिस्टेंस देखा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केसेस देखे। एक मिनट बेटा, सर 1D के PIQ भेज देना। अब हमने क्या देखा है? साइन कन्वेंशन देखा है 1D में। उसके बाद हमने क्या देखा है? डिस्टेंस इन nth सेकंड देखा है। डिस्टेंस इन n सेकंड नहीं दिखा है, डिस्टेंस इज nth सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड, नॉट 6 सेकंड, नॉट 7 सेकंड, 6th सेकंड, 7th सेकंड, 3rd सेकंड, नॉट 3 सेकंड। उसके बाद हमने क्या देखा है? इक्वेशंस, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इक्वेशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा है? यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं देखा, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ यूज ऑफ डिफरेंशिएशन देखा, वो भी बता देंगे, बड़ी चीज नहीं। ठीक है, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया करो, फिर उसके बाद अपने डाउट, क्योंकि अभी बीच रास्ते में आप लोग कॉन्सेप्ट पूछने लगते हो कि ऐसे कैसे होगा, डाउट पूछने लगते हो, तो फिर उसके बाद सारा टाइम चला जाता है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखा करो, फिर उसमें आपको सारी चीजें आगे बताने ही वाला रहता हूँ मैं। सारी चीजें सीखा करो, कॉन्सेप्ट सारी चीजें कंप्लीट होने दिया करो, फिर उसके बाद सारे डाउट्स लिख के रखे रहा करो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई आपको गलत नहीं बताया जा रहा है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर बताई जा रही हैं। और तुम लोग जो कर रहे हो ना बेटा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, हम पुराने टीचर्स है काफी, ठीक है, तो हमको पता है तुम कहाँ गलती करोगे, तुम क्या पूछोगे और क्या गलत समझोगे, वो भी हमें पता है। सर